If you have found this video randomly, sit straight. Your back should absolutely saluting the Indian Armed Forces. इस वीडियो में मैंने हर चीज को कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम बहुत जो रैंडम छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मोटो हो जाए इंडियन आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उससे लेके मैंने हायर लेवल क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है. सो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस वीडियो विल बी ऑन हायर साइड. ऑफ कोर्स इजी क्वेश्चंस भी एडेड हैं, बट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द डिफिकल्ट साइड. सो डोंट टेक दिस वीडियो वेरी कैजुअली. अच्छे से बैठ जाओ, बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ समझना है. इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर की हैं, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाए, मोटो हो जाए, फ्लैग्स हो जाए, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो जाए, या एक्सपोर्ट्स हो जाए, इंपोर्ट्स हो जाए, मिसाइल्स हो जाए. ऐसी बहुत सारी चीजें डिफेंस से रिलेटेड कवर्ड है. आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, कभी भी दे रहा है. तो योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, जो आपको 1 घंटे के अंदर सारा रिविजन मिल रहा है डिफेंस का, एक अलग सी मोटिवेशन मिल रही है. यू हैव टू शेयर टू एटलीस्ट 1 पर्सन इन योर लाइफ जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या कभी भी तैयारी करने का सोच रहा है. मेक दिस वीडियो as a beginner video of every other fresher out there. यहाँ से वो शुरुआत करेगा ना, तो उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी हो जाएगी, है ना. उसे बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी और एक अलग मोटिवेशन आ जाएगा कि भाई कहाँ पहुँचना है हमें. Let this video be the freshers की fresh video. This is only the attribute you can give it to me for this video. बाकी चलते हैं इस वीडियो में. कभी रुके ना मैं, ऊंचाई कोई छू सके ना. मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इनटू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं. ठीक है, ओके. ऑप्शन देखते हैं. इंडियन एयरफोर्स, ऑफ कोर्स ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही आता है. ओके, इसके अलावा आई कैन सी ओनली इंडियन नेवी. इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है. इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं अभी इसको स्टडी करके. इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा. देखो, पैरामिलिट्री, मिलिट्री को समझ लो. पहले तो पैरामिलिट्री इज नॉट वेरी डिफाइंड, है ना, और इट इज नॉट ऑफिशियली यूज्ड पैरामिलिट्री को. ठीक है, फिर भी अगर हम इसके रिस्पेक्ट पे समझने की कोशिश करें, मिलिट्री में सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं. ठीक है, इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला के ये पूरा का पूरा इंडियन डिफेंस में आ जाता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है. इसके अलावा जिसे हम पैरा मिलिट्री बोलते हैं ना, दैट एक्चुअली कम्स इनटू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पे आप असम राइफल्स की बात कर लो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर लो, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, ये सब कुछ पैरामिलिट्री में आता है. अब हम कंफ्यूज होंगे कि इनका काम क्या होता है, ये क्या काम क्या करते हैं एग्जैक्टली. उसके लिए वी हैव टू स्टडी दिस. यू नीड टू थैंक मी फॉर दिस कि मैं इतने शॉर्टेस्ट रिविजन नोट्स आपके सामने लेके आती हूँ हमेशा. देखो, अब इसमें से कुछ भी फिल्टर आउट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने सब कुछ फिल्टर आउट करके है ना आपके सामने एक बेस्ट प्रेजेंटेशन रखा है, जिसको आपको पूरा याद रखना पड़ेगा. असम राइफल्स की बात करें तो म्यांमार बॉर्डर पे वो एक्टिव होते हैं. सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स आप इसे बोल सकते हो. 1835 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इसको बनाया गया था. इसका मोटो ध्यान रख लो, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल. क्या? फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, राइट. ठीक है, CRPF की अगर हम बात करें तो
वो काउंटर टेररिज्म में, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में हमें हेल्प करती है। 1939 की ये फोर्स है, सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है, ठीक है। सीआरपीएफ बहुत सारे इंटरनल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आपने इनको देखा होगा, है ना, ठीक है। पीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जितनी भी हमारी बॉर्डर्स हैं उस पे ये एक्टिव होती हैं। ये 1965 में इसे बनाया गया, ड्यूटी अनटू डेथ। मतलब अब इन सब के मोटो देखो यार, एकदम सही है ना, मोटिवेशनल। आई डोंट फील द नीड ऑफ वॉचिंग एनी मोटिवेशनल वीडियो। अगर आप एक ये चीज़ पढ़ लो, डिफेंस पढ़ लो, और दूसरी हमारी हिस्ट्री पढ़ लो, है ना, बहुत अच्छा मोटिवेशन आ जाता है। ओके, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की अगर हम बात करें तो वो नेपाल और भूटान वाली बॉर्डर पे एक्टिव रहती है। 1963 की ये हमारी एस्टैब्लिश्ड फोर्स है जिसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। आईटीबीपी की अगर हम बात करें, आईटीबीपी ज़्यादातर चाइना को संभालने की कोशिश करता है, चाइना को टैकल करने की कोशिश करता है। इसको 1962 में बनाया गया, सिनो इंडो वॉर के बाद। इसका मोटो बहुत सही लगता है मुझे, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। स्ट्रेट, सिंपल, डायरेक्ट, है ना। ओके, सीआईएसएफ एक्चुअली हमारे जितने भी पीएसयूज होते हैं ना, पीएसयूज को प्रोटेक्ट करता है। पीएसयूज क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे एयरपोर्ट हो गया, न्यूक्लियर फैसिलिटी हो गई, है ना, उन सारे इम्पॉर्टेंट जगह को पीएसयू को सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करता है। आपने मेट्रोज और एयरपोर्ट में इनकी सिक्योरिटी देखी होगी, है ना, और इनका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जबकि एनएसजी, जिनको ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, ब्लैक कैट कमांडो बोला जाता है ना इनको, इस फोर्स को बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ऑपरेट किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सारे ऑपरेशंस भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कौन कौन से ऑपरेशन इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक ऑपरेट किए हैं। 1986 में बेसिकली इसका जन्म होता है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका मोटो है, ठीक है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? अरे इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे रह गया? 1977 में, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट याद रखना, 1977। और इसका लोगो और मोटो आपको दिख रहा है, वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट, ठीक है। ओके, इन सब के भी मोटो देख लेते हैं अब हम, है ना, मेन इंडियन आर्म फोर्सेस में जो भी आता है। अब बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारी इन्फो एक साथ है। इंडियन आर्मी जनवरी 15 को ये अपना इंडियन आर्मी डे बनाती है। क्यों बनाती है ये इंडियन आर्मी डे? क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी को जनरल केएम करियप्पा, जो आगे जाके फील्ड मार्शल भी बने हैं, केएम करियप्पा सर को कमांडर इन चीफ बनाया गया था न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के, और ये करके ही बिकेम द वेरी फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ। उन्होंने अपना ये पोर्टफोलियो जनरल बुचर से लिया हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इन द ईयर ऑफ 1949 में इंडिपेंडेंस के बाद जनरल बुचर ने हमारे आर्मी की कमान जनरल केएम करियप्पा के हाथों में दी 15 जनवरी 1949 को। इसलिए हम उसी दिन अपना इंडियन आर्मी डे बनाते हैं। इनका मोटो है सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ, राइट। इनके फ्लैग के बारे में पूछने में आ सकता है एसएसबी और दूसरे हर रिटन एग्जाम्स में भी आ सकता है। इनका फ्लैग देखने में कैसा है, देखो, ये है एक क्रेसेंट रेड कलर का फ्लैग, क्रेसेंट रेड कलर इसको बोला जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका इंडियन नेशनल फ्लैग देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऑन राइट हैंड साइड यू कैन ऑब्जर्व 2 स्वर्ड्स क्रॉसिंग एंड अ नेशनल एम्बलम। एसएसबी में आपको इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन देना होता है, ठीक है। इंडियन नेवी की बात करें, 4 दिसंबर को ये अपना इंडियन नेवल डे मनाते हैं। क्यों? कराची हार्बर में जो जीत हुई उसके उपलक्ष्य में। इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 की बात चल रही है।
नो वरुणा, मे द लॉर्ड ऑफ ओशिन बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। और इसका फ्लैग चेंज हो गया है। पहले एक रॉयल इंसिग्निया हुआ करता था, है ना, एक रेड क्रॉस हुआ करता था विच वॉज यू नो कॉलोनियल रूल को रिप्रेजेंट करता था वो। अब वी हैव अ क्लीन वाइट फ्लैग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इंडियन नेशनल फ्लैग देखने को मिल सकता है, एंड देन देयर इज अ ब्लू हेक्सागन विच रिप्रेजेंट छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को ये शो करते हैं। एंड हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? फादर ऑफ इंडियन नेवी इज सेम, कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, अक्टूबर 8 को हम इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन फॉर्मेशन हुआ था इंडियन एयरफोर्स का। टच द स्काई विथ ग्लोरी, नभः स्पृशम दीप्तम। ब्लू कलर का आपको, स्काई ब्लू कलर का फ्लैग दिखेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पे आपको इंडियन नेशनल फ्लैग दिखेगा एंड अ राउंडल, ट्राई कलर राउंडल बोला जाता है इसको। अच्छा, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस मोटो? चलो आगे के क्वेश्चन में इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ये जो मोटो है वो कहाँ से आया है वो आप यहाँ देख सकते हो। इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो श्रीमद् भागवत गीता से ऑब्जर्व किया जाता है। चैप्टर नंबर 11 वर्स 24 में आप इस संस्कृत श्लोक को ऑब्जर्व कर सकते हो, नभः स्पृशम दीप्तम, राइट? तो ये वाला जो मोटो है, दिस हैज़ बिन अडॉप्टेड फ्रॉम भगवत गीता। ये एफकेट का भी सवाल रह चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान से। ओके, विच पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? भाई इसके बारे में तो हम जानते हैं। आप वाघा बॉर्डर गए हो कभी? वाघा बॉर्डर की परेड, आई हैव डन गरबा देयर, सो मुझे बहुत अच्छे से याद है। वहाँ पे बीएसएफ बहुत अच्छे से तैनात थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो सर क्रिक लाइन पे बहुत एक्टिव रहती है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ठीक है? ओके, द कोबरा कमांडोज, कोबरा को देखो किस तरीके से लिखा है, कोबरा कमांडोज आर द पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिट कॉम्बैटिंग नक्सलाइट इंसर्जेंसी। ओके, एक चीज हमें क्वेश्चन से ही पता चलती है कि कोबरा फोर्सेस इज फॉर नक्सलाइट्स। ओके, ये कौन से पैरामिलिट्री फोर्स की कमांडो फोर्स है? देखो, कमांडो एक एब्रिविएशन है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, दिस इज द थिंग, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत डेडली लोग होते हैं ये कमांडो। कमांडोज के बारे में जान लेते हैं। देर आर 9 डेडली कमांडोज जो हमारे पास हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबको मिलाकर अगर हम देखें, ठीक है, मार्कोस, मरीन कमांडोज इंडियन नेवी का है। देखो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी कमांडोज है ना, उसे तो आप भूल ही नहीं सकते हो। उसके अलावा जितने भी, उतने मैं बताती हूँ आपको। पैरा कमांडो, एक्चुअली ये पैराशूट रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, पैराशूट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, है ना? ओके, घातक प्लटून को भी रेस किया गया था। देन वी हैव कोबरा। कोबरा आते हैं कहाँ से? चलो इसका आंसर बता देती हूँ। ये इसका आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ से ये बिलोंग करते हैं, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ओके, देन वी हैव फोर्स 1 ऑल्सो। मुंबई अटैक्स के बाद इनको क्विक रिएक्शन फोर्स की तरह, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर पाए किसी भी सिचुएशन में, फोर्स 1 को लाया गया था। देन वी हैव स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑल्सो। वी हैव ब्लैक कैट कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना? वी हैव गरुड़ फोर्सेस ऑल्सो, इंडियन एयरफोर्स की कमांडो ब्रांच। एंड वी हैव स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो बड़े पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना? आप इनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इन सारे कमांडोज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, राइट? यार, आई एम गेटिंग ना वेरी वेरी मच गूज बम्प काइंड ऑफ थिंग कि हम कितने मस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी सही चीज़ ले रहे हैं। ओके, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस?
कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक नई पोस्ट जनरेट की गई है, इसको ध्यान रखना, जिसे CDS भी बोला जाता है। अच्छा, कमेंट करके बताओ हु इज करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हु इज करंट CDS, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कौन था ये भी बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो होगा, और सारे काम मैं नहीं करूँगी, होमवर्क आपको भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन रहे हैं और करंट कौन है ये बताना। इनका काम क्या है? एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का काम ये करते हैं तीनों फोर्सेस के बीच में, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में, ठीक है। ओके, जब कारगिल का युद्ध हुआ था उसके बाद कमिटी गठन की गई थी विच सजेस्टेड कि देखो हमारे अंदर है ना शायद सिंक्रोनाइजेशन की कमी है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने आप में बहुत बेहतर है, बट देयर शुड बी अ सिंक, क्योंकि एक वॉर में हो सकता है कि मल्टीपल फोर्सेस का काम आए, तो देयर शुड बी वन कोऑर्डिनेशन पॉइंट, और तब से ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रिकमेंडेशन शुरू हो गई थी। दैट कमिटी वाज, आप कह सकते हो, कारगिल रिव्यू कमिटी, कि ये जो युद्ध हुआ कारगिल रिव्यू, मतलब कारगिल का जो ये युद्ध हुआ था, उसके बाद ये रिव्यू कमेटी बिठाई गई कि हमारे तरफ से क्या क्या कमी हुई थी, ठीक है। अगर सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस की बात करें, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑल्सो, है ना। देखो इस तरीके से आप कनेक्टेड रिविजन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा, कनेक्टेड रिविजन, है ना। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? उसके लिए होता है कि यू गैदर ऑल टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और उसको एक अरेंज्ड वे में अच्छे से करो, है ना। एक अच्छी सी बुकलेट वगैरह बना के करो तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगी चीज़ें, ठीक है। ओके, आप चाहो तो ना, मैंने ये सारी बना रखी हैं बुकलेट्स ऑलरेडी, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर CDS, ये सारी GK की बुकलेट्स हैं। आप देखोगे ना, फिजिक्स की इंडिविजुअल, केमिस्ट्री की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डिफेंस की भी एक अलग से बुकलेट बना रखी है। दिस इज़ अवेलेबल ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, आप जाके ना इसे चेकआउट कर सकते हो। आप ये पूरी बुकलेट लेके रखोगे ना तब आपको समझ आएगा कि वाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट द कनेक्टेड रिविजन, है ना। कि जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट पूरा पढ़ा हुआ था, उनकी क्या क्या पावर्स होती है, उसको हमने इक्वेट किया है गवर्नर के साथ, उसे हमने इक्वेट किया है वाइस प्रेसिडेंट के साथ, तब एक कंपैरिजन में स्टडी करते हैं ना तो ज़्यादा समझ आता है। तो उसके लिए वी शुड हैव द मिनी नोट्स ऑफ इट, जो कम से कम चीज़ों में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें सॉल्व करा दे। तो यू कैन चेक दिस आउट ऑन डिफेंस मीडिया ऐप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इक्विवेलेंट रैंक। भाई इसके तो ज़माने हुआ करते थे ये क्वेश्चंस के, है ना। इक्विवेलेंट रैंक, लेफ्टिनेंट जनरल का इक्विवेलेंट रैंक क्या होगा इन इंडियन नेवी? अब 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और खुद पहले गिनने की कोशिश करो, उसके बाद में आपको सारे रैंक्स को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आप खुद गलती करोगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप आ जाओगे तो यू विल नॉट गेट एन आइडिया। ओके, रैंक्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने की इच्छा रखते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, राइट। ओके, अगर आप इंडियन आर्मी से रेकमेंड होते हो, परमानेंट कमीशन के लिए रेकमेंड होते हो, तो आप IMA जाते हो। IMA कहाँ है? देहरादून में। चलो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको मैप पे दिखा दूंगी कि ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस कहाँ हैं। पहले यहाँ ध्यान रखो, परमानेंट कमीशन के लिए अगर आप रेकमेंड होते हो, आप IMA जाते हो देहरादून, और वहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग लेने के बाद आप कमीशन होते हो विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, या आप उसे ल्यूटेनेंट भी बोल सकते हो। लेफ्टिनेंट, ल्यूटेनेंट, बोथ इज ओके, ठीक है। ओके, दिस इज द फर्स्ट रैंक, इनिशियल रैंक, और हम यहाँ पे बस ऑफिसर रैंक की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिसर्स रैंक की ही बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट। ओके, फिर आप प्रमोट होके जाते हो टू कैप्टन। ओके, फिर आप प्रमोट होके जाते हो टू द मेजर एंड देन लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल, राइट, ठीक है। अब यहाँ से आगे है ना फ्लैग ऑफिसर्स शुरू हो जाते हैं। फ्लैग ऑफिसर्स मतलब इनकी कार में भी स्टार लगा होता है, इनके कॉलर में भी स्टार लगा होता है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ना कमेंट करके ये बताओ, मुझसे भी SSB में ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सर्विस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। हाँ, जो मिले वो ऑब्वियसली हम ले लेंगे, कि अगर मुझे आर्मी ही मिल रहा है तो आई विल गो विद आर्मी ओनली, बट येस, व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड वाई?
व्हाट इज द रीजन कि आपको एयरफोर्स में ही जाना है, वो रीजन बताना, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या इंटरेस्टिंग रीजंस आ सकते हैं। हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्लैग ऑफिसर्स रैंक। ब्रिगेडियर के कॉल, ये एक 1 स्टार जनरल रैंक भी आप इसे बोल सकते हो, 1 स्टार जनरल रैंक। इनकी गाड़ी पे भी आपने 1 स्टार ऑब्जर्व किया होगा, इनके कॉलर पे भी देखा होगा। अच्छा, कंफ्यूज मत होना विद देयर एपलेट्स। इनके एपलेट्स पे 3 स्टार होते हैं, बट इनको 1 स्टार जनरल रैंक बोला जाता है, ठीक है। उनके बाद आता है मेजर जनरल इज बेसिकली 2 स्टार जनरल रैंक। इनके कॉलर पे और इनकी गाड़ी पे आप 2 स्टार्स देखोगे। मेजर जनरल के बाद आती है 3 स्टार जनरल रैंक, विच इज लेफ्टिनेंट जनरल। इनकी गाड़ी पे, इनके कॉलर पे 3 स्टार्स आप ऑब्जर्व करोगे। और फिर आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको आप जनरल रैंक भी कहते हो, विच इज 4 स्टार जनरल रैंक, ठीक है। आप इनके कॉलर पे ऑब्जर्व करना, 4 स्टार जनरल रैंक आपको देखने को मिलेगा। देखो, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग स्टैटिक ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, इसलिए मैं आपको साथ साथ में करंट नहीं बता रही हूँ कि अभी COAS कौन है। ये जितनी भी करंट रिलेटेड चीज़ें ना, क्योंकि करंट देखो हर दिन बदलता रहता है, वो बहुत ही जल्दी बदल जाएगा, तो इस वीडियो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए आई एम नॉट टचिंग द करंट अफेयर्स इन दिस। बट आपका ये काम होना चाहिए कि मैंने आपको इतनी करंट अफेयर्स की वीडियो भी देख रखी है ना, नाउ यू शुड नो। तो जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आ रही है ना, कि करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये आप नीचे साथ साथ में लिखते जाओ, तो ये फुल फ्लेज वीडियो बनती जाएगी, ठीक है। और फिर ऑनररी रैंक आती है। ऑनररी रैंक, जिसे फील्ड मार्शल रैंक, एक 5 स्टार जनरल रैंक इसको बोला जाता है। 5 स्टार जनरल रैंक, जनरल प्रमोशंस नहीं होते इस रैंक पे, ये एक ऑनररी पोस्ट है, जिसके बारे में आगे की स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं OTA की। OTA में सेम यही प्रमोशंस आपके रेगुलेट होते हैं, बट इसमें लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्रेन होने जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन, आप लेफ्टिनेंट से ही कमीशन होते हो, ठीक है। फिर एयरफोर्स एकेडमी की बात करें। एयरफोर्स एकेडमी में आपका इनिशियल रैंक होता है फ्लाइंग ऑफिसर। अब बात को समझना, इसमें फर्स्ट रैंक हमारा फ्लाइंग ऑफिसर होता है। दैट मीन्स लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर आपको इक्वेट करना हो तो कैप्टन का इक्विवेलेंट हो जाएगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है। मेजर का इक्विवेलेंट हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल का हो जाएगा विंग कमांडर, कर्नल का हो जाएगा ग्रुप कैप्टन, और यहाँ से वापस से फ्लैग ऑफिसर्स शुरू। एयर कोमोडोर इज 1 स्टार जनरल रैंक, एयर वाइस मार्शल इज 2 स्टार जनरल रैंक, लेफ्टिनेंट जनरल पूछा था हमसे एयर मार्शल, लेकिन बहुत ध्यान से देखना, एयर मार्शल यहाँ ऑप्शन भी है, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा है, इंडियन नेवी पूछा है, बट एयर मार्शल इज एयरफोर्स का रैंक है भाई, ये आंसर नहीं हो सकता। दैट्स वाई आई हैव फॉर्मुलेटेड दिस लाइक दैट, ठीक है। ओके, ये इग्नोर करो, नेवी पे आएंगे तब आंसर आएगा हमारा, ओके। और एयर चीफ मार्शल, जिसको चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ भी बोला जाता है, विच इज 4 स्टार जनरल रैंक। और फिर आती है हमारी ऑनररी रैंक इन इंडियन एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ये अगेन एक ऑनररी रैंक है, 5 स्टार जनरल रैंक है, नॉर्मल प्रमोशंस नहीं होते, कुछ एक्सेप्शनल केस में ही ऑनररी रैंक से किसी को भी नवाजा जाता है। वी टॉक अबाउट इंडियन नेवल अकेडमी, तो आपका फर्स्ट रैंक यहाँ पे होता है सब लेफ्टिनेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये है लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर, ये तीनों हमारे इक्विवेलेंट रैंक हो जाएंगे। अब दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यहाँ होती है कि इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट जो है वो थोड़ा हायर रैंक है, तो कैप्टन इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है।
लेफ्टिनेंट में अगर हम लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी की बात करें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स एंड कैप्टन इन इंडियन आर्मी। ठीक है, ओके, कंफ्यूजन आगे भी होगी। जैसे स्क्वाड्रन लीडर के इक्विवेलेंट हो जाएगा लेफ्टिनेंट कमांडर, विंग कमांडर के इक्विवेलेंट हो जाएगा कमांडर, ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट हो जाएगा कैप्टन। यस, कैप्टन in Indian Navy is much higher rank, that is equivalent to colonel in Indian Army। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करना। कैप्टन इन इंडियन आर्मी, कैप्टन इन इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट इन आर्मी एंड नेवी, ये थोड़ा सा है ना टेडियस हो जाएगा, तो थोड़ा सा है ना इस पर ध्यान रख के चलना। ओके, फिर फ्लैग ऑफिसर शुरू हो जाते हैं कोमोडोर से, 1 स्टार जनरल रैंक। ओके, मेजर जनरल इज इक्विवेलेंट टू रियर एडमिरल और लेफ्टिनेंट जनरल इज इक्विवेलेंट टू वाइस मार्शल। ठीक है, वाइस एडमिरल। ठीक है, और फिर हमारे आते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ विच इज नोन एज एडमिरल। ठीक है, एडमिरल जो कि एक 4 स्टार जनरल रैंक होती है। ये अभी करंट सर्विंग जितने भी है उतने आप मेंशन करते जाना। ठीक है, और फिर आती है ऑनररी रैंक विच इज एडमिरल ऑफ द फ्लीट, 5 स्टार जनरल रैंक जो एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। ओके, ऑनररी रैंक्स को भी देख लेते हैं एक साथ। अभी तक सिर्फ 3 ऑनररी रैंक्स ही दिए गए हैं। टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल इज द ऑनररी रैंक। 2 लोगों को आज तक दिया गया है। फर्स्ट वन इज जनरल सैम मानेकशॉ, अब इनको फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ बोला जाता है। मूवी भी आ चुकी है सैम बहादुर, राइट। दूसरा मिला है के.एम. करियप्पा। अब ये वो ही जनरल के.एम. करियप्पा हैं जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को जनरल बुचर से फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ की कमांड ली थी, है ना, कमांडर इन चीफ। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ इज के.एम. करियप्पा, बट फर्स्ट फील्ड मार्शल इज सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ के बाद इनको फील्ड मार्शल रैंक पे प्रमोट किया गया था। इंडियन नेवी की बात करें तो आज तक कोई भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑनररी रैंक पे नवाजा नहीं गया है। देयर इज एन ओपन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आप जा सकते हो। ठीक है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो अर्जुन सिंह को नवाजा गया है। इन तीनों लीजेंडरी हीरोज को आप यहाँ पे देख सकते हो, सैम मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा एंड अर्जुन सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य कमांड हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? देखो, ये करंट अफेयर्स में भी था, यहाँ पे लखनऊ में परेड बेसिक। चलो आंसर बता देती हूँ। लखनऊ इज ऑल्सो सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड है किसका? इंडियन आर्मी का। यहाँ पे आर्मी डे की परेड भी हुई थी लखनऊ में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे ना करंट अफेयर्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेली क्विजेज अपलोड करती हूँ। आप रोज़ रोज़ करंट अफेयर्स को देखते जाओगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एक्सप्लेनेशन, ऑप्शंस, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा गेम की तरह से देखते जाओगे, इट विल बी ईजी फॉर यू। यहाँ पे एकदम एग्जाम स्पेसिफिक मैंने करंट अफेयर्स रोज़ रोज़ डाल रखे हैं। ओके, इसके अलावा बात करें इस लेक्चर की पीडीएफ यू विल फाइंड इट ऑन डिफेंस मेनिया के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, कमांड्स वगैरह की बात करिए तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो करंट अफेयर से रिगार्डिंग। बात करते हैं कमांड्स की। अब देखो, इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन और क्या हो सकता है। वी हैव 7 कमांड्स फॉर इंडियन आर्मी, 7 कमांड्स फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड 3 कमांड्स फॉर इंडियन नेवी। आपको चाहे मैप में समझ आता हो या टेबल में समझ आता हो, दोनों तरीके से मैंने रिप्रेजेंट करके देखा है, दोनों हम देख लेते हैं। ठीक है, नदर्न कमांड की बात करें, इंडियन आर्मी का नेवल नदर्न कमांड आपको उधमपुर में देखने को मिलेगा। उधमपुर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, वेस्टर्न कमांड हमें मिल जाएगा चंडी मंदिर में। साउथ वेस्टर्न की बात करें, इट इज इन जयपुर। सदर्न कमांड इज इन पुणे। ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता। और सेंट्रल कमांड जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमारा है लखनऊ में। ठीक है, इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास एक ट्रेनिंग कमांड है जो कि शिमला में है।
ठीक है, आर्मी की बात क्लियर हो गई। अभी कंपैरेटिव स्टडी करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। एयरफोर्स की अगर हम बात करें, एयरफोर्स के पास नदन कमांड नहीं है, यहीं पे गड़बड़ होती है। ठीक है, वेस्टर्न कमांड से शुरू होता है और वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली है। साउथ वेस्टर्न की बात करें, इट इज़ इन गांधीनगर गुजरात। ठीक है, सदर्न कमांड कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, दिस इज इन केरला। ओके, ट्रेनिंग कमांड इज इन बैंगलोर। ओके, आर्मी का कहाँ था? शिमला में था। मेंटेनेंस कमांड, देखो ये पहली बार हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं ना, मेंटेनेंस कमांड आर्मी में नहीं था। मेंटेनेंस कमांड इज इन नागपुर। सेंट्रल कमांड इज इन प्रयागराज, जिससे पहले इलाहाबाद बोला जाता था। ईस्टर्न कमांड इज इन शिलोंग। ओके, नेवी का बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड है। वेस्टर्न कमांड इज इन मुंबई, सदर्न कमांड इज इन कोची एंड ईस्टर्न कमांड इज इन विशाखापट्टनम। अब सबको एक साथ देखो, सबको एक साथ देखो। नॉर्दर्न कमांड आर्मी का उधमपुर में है, नेवी का नॉर्दर्न कमांड है ही नहीं, है ना, और एयरफोर्स का नॉर्दर्न कमांड है नहीं है यहाँ। इसीलिए मैंने इंटेंशनली गलती कर रखी है ताकि आप इस गलती को सुधारो। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे मन में लोकेशन की डायरेक्शन के हिसाब से हम याद रखने की कोशिश करते हैं, है ना। दिल्ली हमें किसी भी एंगल से वेस्ट में नहीं दिखाई देता, है ना, इसलिए हम इसको नॉर्थ में टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये हमारा गलत हो जाता। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाता। नॉर्दर्न कमांड सिर्फ और सिर्फ हमारा आर्मी के साथ ही है। वेस्टर्न कमांड की बात करें तो आर्मी का वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में है, दैट इज इन हरियाणा। नेवी का वेस्टर्न कमांड इज इन मुंबई और एयरफोर्स का इन दिल्ली। सदर्न कमांड की अगर हम बात करें तो आर्मी का सदर्न कमांड हमारा पुणे में है, पुणे में। नेवी का कोची में और एयरफोर्स का त्रिवेंद्रम, जिसको बोला जाता है तिरुवनंतपुरम। ओके, ईस्टर्न कमांड की बात करें, आर्मी का ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता, नेवी का इज इन विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैग भी बोला जाता है, और एयरफोर्स का शिलोंग में है, शिलोंग। सेंट्रल कमांड की बात करें तो नेवी में कोई सेंट्रल कमांड वाला सीन है ही नहीं। आर्मी का लखनऊ में है और एयरफोर्स का प्रयागराज में है। साउथ वेस्टर्न की बात करें, आर्मी का है जयपुर में, नेवी में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ही नहीं, और एयरफोर्स का है गांधीनगर में। मेंटेनेंस कमांड आर्मी नेवी दोनों में नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ एयरफोर्स का है नागपुर में। ट्रेनिंग कमांड की अगर हम बात करें, नेवी मानता नहीं है इन सब में, नेवी स्ट्रेट मानता है भाई, नॉर्थ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पेनिनसुला को से सिक्योर करना है। ट्रेनिंग कमांड इंडियन आर्मी शिमला में मिल जाएगा और एयरफोर्स का बैंगलोर में मिल जाएगा। आई होप अब आपसे ना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट है ना, इसको वीडियो रोककर आप चीज़ों को डाइजेस्ट भी कर सकते हो, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमांडो स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी कहाँ पे है? लोकेशंस को स्टडी करते हैं, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे मैप्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको इंडियन आर्मी के लोकेशंस मिल जाएंगे। हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, कितने लोगों का एम है IMA? दिस इज इन उत्तराखंड। ठीक है, दिस इज इन उत्तराखंड, देहरादून। ठीक है, देहरादून में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आर्मी एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल की अगर हम बात करें, दिस इज इन आगरा, आगरा। गया में भी OTA है, जो कि क्लोज होने ही वाला है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई हैं। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दिस इज इन महू, ये MP में है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी नासिक में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, दिस इज इन खड़कवासला, पुणे। ओके, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। कितने लोग जाना चाहते हैं भाई? OTA। ओके, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस इज इन सिकंदराबाद। इसके अलावा गुलमर्ग में आपको हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भी मिल जाएगा। इन्फेंट्री स्कूल महू में मिल जाएगी आपको। नासिक में आपको कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, ये पूछा जाता है, ठीक है, और मैप में हमें ज़्यादा याद रहता है, तो आप इसको याद रखने की ज़रूर कोशिश करना। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको पुणे में मिल जाएगा। कमांडो स्कूल, जो हमारा क्वेश्चन था, बेलगाम में। बेलगाम किस लिए फेमस है? एक और रीज़न, हिस्ट्री। बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का सेशन लीड किया था। कनेक्टेड रिविजन, आई टोल्ड यू, ये बुकलेट का फ़ायदा है कि हाँ भाई मैंने पूरी अच्छे से अरेंज तरीके से पढ़ रखी है, नाउ आई कैन बेटर कनेक्ट एंड स्टडी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
काउंटर इंटरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, ये आपको वारंगटे में मिल जाएगा। आर्मी एयर डिफेंस आपको गोपालपुर में मिल जाएगा। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो आगरा में आपको पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल मिल जाएंगे, प्रयागराज में आपको पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा, ग्वालियर में आपको स्ट्रैटेजी एयर इंटीग्रेशन एंड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट मिलेगा, बैंगलोर में एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन मिलेगा। बाकी डुंडीगुल में आपकी एयरफोर्स एकेडमी है, जहाँ बहुत लोगों का सपना होगा, है ना। कितने लोग एयरफोर्स एकेडमी जाना चाहते हैं भाई, है ना, लिखते जाओ साथ साथ में। ओके, कोयम्बटूर में आपको एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज मिल जाएगी। और नेवी के अगर लोकेशंस की बात करें तो जामनगर में आपको INS वलसुरा, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर है ऑफिसर्स का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोनावला में आपको INS शिवाजी मिलेगा, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। ये पिछले साल में न्यूज़ में था क्योंकि इसे प्रेसिडेंट कलर्स मिले हुए थे। ठीक है, INS हमला, दिस इज़ इन मुंबई, लॉजिस्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ भेजा जाता है। गोवा की बात करें, INS मंडोवी यहाँ पे है। INS मंडोवी बेसिकली एक फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल है। कोची की बात करें विच इज सदर्न नेवल कमांड, वहाँ पे आपको INS विंदुर्थी, जो कि एक सीमेन ट्रेनिंग सेंटर है, INS द्रोणाचार्य, जो एक गनरी स्कूल है, और INS गरुड़ा एयर ट्रेनिंग सेंटर है। ये तीनों आपको कोची में मिल जाएंगे। कोयम्बटूर की बात करें तो INS अग्रानी यहाँ पे मिलेंगे लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। विशाखापट्टनम में यू विल फाइंड INS सतवाहना, सबमरीन ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। और INS चिल्का उड़ीसा में है, जो कि एक सेलर का ट्रेनिंग सेंटर है। आई गेस अब आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर याद रहेंगी। कमांडो स्कूल पूछा था, अब हमें पता है कमांडो स्कूल कहाँ है, बेलगाम में है। ठीक है, ओके, चलो बेटा, इनको ज़रूर एक बार पॉज करके रीड आउट कर लेना। ओके, T-90S भीष्म की बात करते हैं, हम टैंक की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? क्या ये हमारा इंडिया का इंडिजिनस डेवलपमेंट है, रशिया से इंपोर्ट किया है, US का जॉइंट कोलैबोरेशन है, हमने यूक्रेन से लिया हुआ है? देखो, अभी तक जब भीष्म आया ना, तब तक हमें ज़्यादा मेक इन इंडिया वाली भावना नहीं थी, तो ये तो हमने रशिया से लिया है लाइसेंस्ड प्रोडक्शन पे, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भीष्म टैंक। अच्छा, भीष्म के अलावा आपको कोई टैंक का नाम याद आ रहे हैं? इसके अलावा कुछ लिख लो, आपको SSB में पूछेंगे तो काम आएंगे। ये मुझे अपनी SSB भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, डिफेंस से रिलेटेड आपके जो लोग SSB में जा चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, वो लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर देना कि डिफेंस से रिलेटेड आपको क्या पूछा गया था। ठीक है, ओके, आप और टैंक्स के नाम है ना याद रख सकते हो। भीष्म के अलावा अर्जुन भी है, अर्जुन को याद रखना। T-72 है ना, जोरावर, ये सारे नाम भी आपको याद रखने चाहिए। T-90 भीष्म भी याद रखना चाहिए। ठीक है, ओके। INS विक्रमादित्य एक मॉडिफाइड वर्जन है, बेसिकली हमने इसे रशिया से लिया हुआ है। दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, ये क्या है? ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। कैसा दिखता है एयरक्राफ्ट कैरियर? कुछ ऐसा दिखता है। मतलब ये बेसिकली एक लैंड प्रोवाइड करते हैं एयरक्राफ्ट्स को सी के बीच में, कि यहाँ से ये टेक ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ये लैंड कर सकते हैं। इतना बड़ा शिप जैसा होता है जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट रखे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एडमिरल कुज़नेट्ज़ोव क्लास का हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये रशिया से बिलोंग करता है, INS विक्रमादित्य। ठीक है, INS विक्रमादित्य को रखा कहाँ गया है? ये तो चलो, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा। इसके अलावा कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास है? हमारे पास अपना खुद का बनाया हुआ INS विक्रांत भी है ना। ये इंडिजिनस है, इंडियन मेड। चीज़ें याद रखना, बहुत सारी चीज़ जैसे PDF में मेंशन नहीं है, मैं आपको लिख के बता रही हूँ, उस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। मैंने आपसे पूछा था कि INS विक्रमादित्य कहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर आएगा। हमारे पास एक प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सी बर्ड। दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? मतलब नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बट व्हाट? नेवल एयर स्टेशन, शिपयार्ड, सबमरीन बेस या नेवल डॉकयार्ड की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
और एशिया का लार्जेस्ट, कुछ चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड सुन लो। हाँ, एशिया का लार्जेस्ट नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंतर्गत। दिस नेवल बेस इज INS कदम्बा। क्या है नाम? INS कदम्बा इसका नाम है। प्रोजेक्ट सी बर्ड नेवल बेस बनाना चाहते हैं। यहीं पे आपका विक्रम आदित्य लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट सी बर्ड इज रिगार्डिंग INS कदम्बा। ये आपको कर्नाटका के पास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिराज 2000 कहाँ से बिलोंग करता है? यहाँ पे मैंने सारे ही एयरक्राफ्ट के बारे में लिखा है। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो, फिर जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए और इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग वाली रखी है। वी हैव सुखोई Su-30 MKI फ्रॉम रशिया, MiG-29 रशिया, डसॉल्ट राफेल हमारा फ्रांस से आया है, MiG-2000 हमारे पास, सॉरी मिराज 2000 फ्रांस से बिलोंग करता है। तेजस हमने खुद बनाया है, इंडियन मेड है। जगुआर फ्रांस और यूके का कोलैबोरेशन है। MiG-21 अगेन एक रशियन मेड है। मिराज 2000 की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रांस। ये भी डसॉल्ट ने ही बनाया है। ओके, अब आती है आंखें चौंधिया देने वाली इंफॉर्मेशन। सुखोई Su-30 MKI, वी नो दैट ये हमें दिखने को, देखो ये सब कैसे शेप्स में भी अलग है। इंस्टा पे बहुत पूछा जाता है ना कि आइडेंटिफाई द एयरक्राफ्ट, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे करोगे। सुखोई Su-30 MKI, इसमें कौन सी मिसाइल्स अटैच हैं, ये क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं। ब्रह्मोस, निर्भय, वेम्पेल बिल्ट R-27R, R-73, R-77, ये कुछ मिसाइल्स अटैच हैं। इसके अलावा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और तरंग रडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ होता है इफ वी टॉक अबाउट सुखोई, ठीक है। जो हमारा तरंग रडार वार्निंग सिस्टम है ना, वो इंडिजिनस मेड है, ठीक है। MiG-29 की बात करें, ये एक नेवल एयरक्राफ्ट है। नेवल एयरक्राफ्ट रशिया से लिया है। कौन कौन सी मिसाइल है? R-73, R-27, R-77, R-37, ये सारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। LR मतलब लॉन्ग रेंज। YMPL मिसाइल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी एयर, इसके अलावा KH-29T एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी मिल जाएगी। ओके, इसके अंदर हमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी मिल जाएंगे। राफेल की बात करें जो हमने फ्रांस से लिया हुआ है, उसके अंदर मीका मिसाइल, जितने भी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट हुआ है ना, उनके क्वेश्चन तो फॉर श्योर पूछे जाते हैं। मीका जो कि एक इंफ्रारेड और रडार होमिंग मिसाइल है। मेटियोर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है ये। ओके, स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। ओके, ये न्यूज़ में भी था, तो हैमर मिसाइल का फुल फॉर्म बताओ। चलो, हैमर मिसाइल का फुल फॉर्म मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, राफेल में ना बहुत सारे हार्ड पॉइंट्स हैं, तो इसमें बॉम्ब्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो राफेल एक काफ़ी एडवांस लेवल का एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 की बात करें जो हमने डसॉल्ट फ्रांस से लिया हुआ है, उसके अंदर भी आपको मीका और मंत्र मैजिक मिसाइल्स मिल जाएगी। स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स मिल जाएंगे। तेजस जो हमने खुद बनाया है, इसकी ट्राइंगल शेप के विंग्स से आप इसे पहचान सकते हो। इसके अंदर आपको R-73 मिसाइल जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली ये एयर टू एयर मिसाइल है, और पाइथन 5 एक क्लोज रेंज, मतलब पूरा इंतजाम कर रखा है। क्लोज रेंज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, तो काफ़ी बढ़िया है। ओके, इसका नेवल वर्जन पे भी हम काम कर रहे हैं, है ना। जगुआर की बात करें, फ्रांस और यूके का कोलैबोरेशन है, उसके अंदर हमें ये अलग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम 1, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एंटी शिप्स मिसाइल इस पे लगी हुई दिखाई दे सकती है, ये एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको ईजी रहेगा। एंटी शिप मिसाइल, हार्पून और सी ईगल। ओके, MiG-21 जिसको फ्लाइंग कॉफिन या तो विडो मेकर भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं, तो इनका रिप्लेसमेंट चल रहा है। दिस इज फ्रॉम रशिया ओनली, ठीक है। बहुत हेल्प की है इन्होंने, बहुत सारे वॉर्स में हमें हेल्प करी है, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग UAV क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स,
ठीक है, एरियल व्हीकल्स, ओके, जिसमें बेसिकली रोबोट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसके अंदर नहीं होते हैं, ये प्लेन जैसा दिखता है लेकिन इसके अंदर हम नहीं होते हैं। नॉट इंडिजिनियसली डेवलप्ड, एंड गेस व्हाट, मैंने आपके लिए पूरा टेबल बनाया हुआ है यूएवी का। निशांत अपना है, रुस्तम 1 अपना है। ये जो साइड में लिखा है ना, ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएगा। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, निशांत, रुस्तम 1 जो कि इंडिजिनस यूएवी है, वो मेल टाइप का है, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। नेत्र की बात करें तो इसमें अवाक सिस्टम भी है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। हंटर सर्चर ये हमने इजराइल से लिया हुआ है, टैक्टिकल ड्रोन्स हैं ये सारे। तपस, स्वाति, यहाँ पे देखते जाना क्या क्या है। मेल का मतलब समझ रहे हो ना, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ओके। अक्षय, ये सारे हमारे इंडिया के ही बने हुए हैं। नेत्र 2, नेत्र देखो, नेत्र 1 नेत्र 2 में आपको अवाक सिस्टम देखने को मिलेगा। घातक में आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, स्टेल्थ यूएवी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग क्वेश्चन आ सकता है। हिरोन और सर्चर हमारे रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट है, यूएवी है, जो कि इजराइल से लिए हैं। हरोप इजराइल से लिया है। लक्ष्य हमने खुद बनाया है, एक टारगेट ड्रोन है, ठीक है। तो अगर बात करें, रुस्तम हमारा है, निशांत हमारा है, नेत्र हमारा है, हंटर हमने इजराइल से लिया हुआ है ना, इजराइल से लिया हुआ है। Don't you think you should stop at this point of time and you should comment your views regarding this video and this presentation? Point of improvement हो जाए या suggestion हो जाए या appreciation हो जाए, don't you think you should, this is your moral responsibility to do that? चलो, लगे तो ज़रूर करना। Which of the following is an airborne early warning and control? अवाक सिस्टम की मैं बात कर रही थी। नेत्र 1 और नेत्र 2 दोनों में अवाक सिस्टम लगा हुआ है। मैंने कहा था ना, डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलो अभी तो और आगे है। Which of the following is not a transport aircraft? हमारे पास कौन कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और कहाँ से आए हैं, इसका ओरिजिन मैंने आपको दिया हुआ है। इल्यूशन हमारा सोवियत यूनियन से आया है, मतलब रशिया से। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर हमारा यूनाइटेड स्टेट से आया है। वहीं से हमारा C-130J सुपर हर्क्यूलिस आया है, ठीक है। इसके अलावा अंटनोव AN-32 इज फ्रॉम यूक्रेन, येस इट इज फ्रॉम यूक्रेन। हॉकर यूनाइटेड किंगडम से आया है। डॉर्नियर हमारा जर्मनी से आया है, ठीक है। और कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, तो भाई चिनूक हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। चलो हेलीकॉप्टर पढ़ ले सारे, चलो हेलीकॉप्टर भी पढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स डज नॉट फाइंड इट्स ओरिजिन इन इंडिया? ध्रुव, LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अपाचे वॉज इन न्यूज कुछ टाइम पहले, अटैक हेलीकॉप्टर है, और ALH रुद्र। चलो सारे हेलीकॉप्टर दिखाती हूँ मैं आपको। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो हाल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन मेड है, अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। देखो इतना तो नॉर्मल क्वेश्चन में आता है, बट ये किस टाइप का हेलीकॉप्टर है, ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बोइंग अपाचे इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर। मी वाले जितने भी आपको दिखेंगे ना, मी वाले वो रशिया वाले होंगे, ठीक है। हाल रुद्र अपना खुद का है, आर्म्ड हेलीकॉप्टर मिल जाएगा आपको। चिनूक की बात करें, चिनूकर US का है, हैवी ट्रांसपोर्ट आपको ये आपके ट्रांसपोर्टेशन पर्पस में काम आता है, पता है। चिनूक बड़ा सा आपको दिखेगा, हाँ वही। ये मी वाले सारे रशिया के हैं, ठीक है, ओके। हाल का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH आपका इंडिया का ही है। ध्रुव, चेतक हालांकि एक कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ। बाकी प्रचंड वॉज इन न्यूज, इंडिया का खुद का बनाया हुआ मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और चीता की अगर हम बात करें, अगेन ऑफ फ्रांस और इंडिया का कोलैबोरेशन है, ये लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं समझ जाऊंगी जिसका भी कमेंट आएगा ना कि ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, मैं समझ जाऊंगी कि भाई वो एक अलग लेवल की तैयारी कर रहा है ना, एक
आप एक बहुत ही ज़्यादा मेनियाक इंसान हो गए हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो चुके हो पॉजिटिवली ऑफ कोर्स। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है इसका नाम ज़रूर बताना, ठीक है? ओके, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूज मिसाइल रिगार्डिंग देयर फ्लाइट पाथ। बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं क्रूज मिसाइल क्या होता है और एक बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले देख लो क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का देसी सिंप्लीफिकेशन देखो। क्रूज मिसाइल होती है ना, वो उसका एल्टीट्यूड बहुत लो होता है, लो एल्टीट्यूड पे ये फ्लाई करती है, लो एल्टीट्यूड, ठीक है? मतलब आपने लॉन्च करी, आकाश के थोड़ी सी ऊपर जाएगी और फिर टारगेट पे लॉन्च हो जाएगी। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये एटमॉस्फियर से बाहर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फियर से पूरी ये बाहर ही चली जाएगी, ठीक है? और फिर अचानक से जहाँ टारगेट है वहाँ पे ये ध्वस्त कर देगी सब कुछ। सबके अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसको आप लॉन्च करने के बाद भी सेट कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आप कि हाँ, इसको आप अल्टर कर सकते हो, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा स्कोप कम होता है कि आप उसे कर पाओ, ठीक है? ओके, बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्शन हार्ड होता है। अब ये इंटरसेप्शन क्या होता है? इंटरसेप्शन देखो कि एक देश के पास अगर मिसाइल है, ठीक है, तो अब मिसाइल से बचने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि अगर दूसरा देश हम पे मिसाइल ताक देता है तो हमारे देश का क्या होगा? तो हमारे देश के पास होते हैं रडार सिस्टम। रडार क्या करते हैं? ये फ्रीक्वेंसी ऐसी ऐसी रिलीज करते हैं ताकि हमें पता चलता है कि कोई फॉरेन चीज़ तो इंडिया में नहीं आ रही, तो ये पता लगा देते हैं। और पता लगाने के बाद ये तुरंत से अलार्म ऑन कर देते हैं। ये मैं आपको देसी तरीका बता रही हूँ। और फिर हमारी मिसाइल्स को एक्टिव कर देते हैं, तो हमारी मिसाइल जाके एनिमी मिसाइल या फाइटर क्राफ्ट सबको ध्वस्त कर देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये रडार अगर पता लगा लेता है कि कोई मिसाइल आ रही है तो इस प्रोसेस को इंटरसेप्शन कहते हैं। धप्पा कर दिया, यस, इंटरसेप्शन को आप समझ सकते हो कि धप्पा कर दिया, कि पकड़ में आ गए, मिसाइल आ रही है, रडार सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी तरफ से मिसाइल आएगी और दूसरी मिसाइल को ध्वस्त कर देगी। तो काम हो नहीं पाएगा पूरा ना, टारगेट हिट नहीं हो पाएगा पूरा। जबकि क्रूज मिसाइल का इंटरसेप्शन थोड़ा सा आसान है, बैलिस्टिक मिसाइल का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है? समझ आ गया? चलो ठीक है। तो आप बेसिकली फ्लाइट पाथ के हिसाब से क्रूज मिसाइल को कैसे अलग करते हो, है ना? आप इसको अलग करते हो लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल की लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी। फाइन, इसके बारे में थोड़ा सा देख ले, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं क्रूज मिसाइल्स के। वी हैव ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बेसिकली कोलैबोरेशन है, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कावा रिवर, समझ आ गया? रशिया और इंडिया का कोलैबोरेशन है, ठीक है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और उसको अपग्रेड करके हाइपरसोनिक भी कर दिया गया है, रेंज बढ़ा दी गई है धीरे धीरे जैसे जैसे आप। एक ब्रह्मोस NG भी होता है, नेक्स्ट जनरेशन, उसकी रेंज और ज़्यादा हो जाएगी। आप क्या समझते हो SAM, SSM और ASM से? सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल। मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है कि इंडिया ने देखा पाकिस्तान वाले कोई एयरक्राफ्ट लेकर आ रहे हैं हमारी तरफ, तो अब हम सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, तो उनका एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो जाता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होता है कि पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर में एंटर कर रही है, तो हम सरफेस से ही सरफेस पे मिसाइल लॉन्च कर देंगे। ASM क्या होता है? एयर टू सरफेस। मतलब जैसे हमारा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, है ना, अभिनंदन सर वाली, है ना, कि हम अपना फाइटर क्राफ्ट लेके जाते हैं, उसके अंदर मिसाइल लोडेड होती है और वहाँ से हम किसी और के सरफेस पे मिसाइल टाक देते हैं। दिस इज द थिंग। क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल्स याद रख लो, ब्रह्मोस और निर्भय, ठीक है? ब्रह्मोस और निर्भय। बैलिस्टिक मिसाइल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वी हैव अग्नि सीरीज। अच्छा, इनको पढ़ना कैसे है बता देती हूँ। इनको पढ़ना कुछ ऐसे पड़ेगा, ये है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी रेंज आपकी लगभग अंडर
1200 ही आपको देखने को मिलेगी, अंडर 1000 ही देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आती है इंटरमीडिएट रेंज, आपकी मतलब 1200 से ज़्यादा। 1200 का मार्क एक्चुअली क्या है, 1200 हमारी ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड, 1200 हमारा स्पीड ऑफ साउंड, हालांकि स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस कौन से मीडियम में, सॉलिड लिक्विड गैस में है, बट ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं इट इज 1200, ठीक है। तो किसी भी मिसाइल का या किसी भी फाइटर जेट की स्पीड अगर 1200 होती है ना तो हम उसे 1 मैक बोल देते हैं, ठीक है, 1 मैक। और उसी के हिसाब से अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, और स्पीड ऑफ साउंड से अगर उनकी स्पीड कम है तो सबसोनिक बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसोनिक देखने को मिला था, यहाँ पे हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड होता है, मतलब इनकी स्पीड है ना साउंड से रिलेट की जाती है। स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो सुपरसोनिक, बहुत ही ज़्यादा हो हाइपरसोनिक, है ना, और अगर कम हो स्पीड ऑफ साउंड से तो इट विल बी सबसोनिक। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट रेंज। अब फिर आता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आप भेज सकते हो, 5000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की इनकी रेंज होती है, ठीक है। फिर वी हैव पृथ्वी सीरीज, उसमें भी हमारा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह का अपग्रेडेशन चल रहा होता है, पहले 150 किलोमीटर की रेंज आई, अब 130 किलोमीटर्स आ चुकी है। वी हैव धनुष मिसाइल, है ना, धनुष एक पृथ्वी का ही मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन नेवी के हिसाब से हमने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये अगेन एक हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शौर्य है, प्रहार है, हमारे पास त्रिशूल है, ये ध्यान रखना सारी मिसाइल्स पूछी जाती हैं, ठीक है। आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 ये हमने इजराइल से ली हुई है, बराक 8 है ना, ये हमने इजराइल से ली हुई है, ठीक है, ओके। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है हमारी। पृथ्वी एयर डिफेंस है, पृथ्वी एयर डिफेंस मतलब क्या, मतलब ये इंटरसेप्ट भी कर लेता है अगर फॉरेन मिसाइल आ रही है तो। वी हैव AAD एडवांस एयर डिफेंस, है ना। वी हैव सागरिका, अब ये सारी जो के वाली है ना ये नेवी से रिलेटेड है, K-15 जिसको सागरिका बोलते हैं, K-4, K-5 ये सारी सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ की बात करें ये सारी एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को मार देगी। नाग है, हलीना है, अमोघ है। नाग एक्चुअली हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ, सॉरी हलीना इज द हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग, मतलब नाग को अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे क्लॉजेस बना दे तो हलीना बन जाएगा, ठीक है। ये हैं सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी की सारी है ना, सारी जीके की बुकलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई एम टेलिंग यू, एक बार ज़रूर इन सबको डाउनलोड कर लेना, डिफेंस मेनिया ऐप से ज़रूर डाउनलोड कर लेना, एंड देन यू सी आपके जीके का लेवल क्या डेवलप होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर शिप बेस्ड लॉन्च, शिप में से भी मिसाइल लॉन्च होती है, देखो ऐसे होती हैं, ठीक है। तो धनुष इज द वन, धनुष मैंने कहा था पृथ्वी का ही एडवांस्ड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है फॉर नेवी, ताकि इसे शिप से लॉन्च कर सके, ठीक है, ओके। ध्रुवास्त्र एक वेरिएंट है कौन सी मिसाइल का, ताकि वो एयरफोर्स यूज कर सके, देखो इसे बोलते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर से ये किसी सरफेस पे पड़ेगी। एयर टू एयर मिसाइल भी हो सकता है कि हाँ ये हेलीकॉप्टर किसी और फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर को मारे, ठीक है। ध्रुवास्त्र बेसिकली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। इसके अलावा कौन सी देखी थी एंटी टैंक, नाग देखी थी, हेलिना देखी थी, अमोघ देखी थी, है ना, अभी अभी तो देखी थी यार। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सबमरीन आर एनविसेज्ड अंडर प्रोजेक्ट 75I, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी का ये प्रोजेक्ट है, इंडियन नेवी का, ठीक है, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75I। इसके अंतर्गत हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाना चाहते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। अब है ना इनके नाम लिस्ट करने शुरू हो जाओ। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाना चाहते हैं, लिख लो, पूछा भी जा सकता है, और रिटन एग्जाम में यू कैन सी
n नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करोगे। स्कॉर्पियन क्लास की आपकी सबमरीन्स बनेगी, डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की। बनाएगा कौन? MDL, माजगांव डॉक लिमिटेड। कौन कौन सी सबमरीन का प्लान है? INS कलवरी जो सबसे पहली है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड इज INS खंडेरी, INS खंडेरी। तीसरी INS करंज। जैसे जैसे ये लॉन्च होती गई थी ना, वैसे वैसे ये आपकी न्यूज़ में थी। ये सारी के है, अब VVV आएगी। जैसे INS बागीर, INS वेला, INS वागशीर, ठीक है। तो ये सारी बनाने का प्लान है। MDL का स्कॉर्पियन क्लास की मिसाइल है, प्रोजेक्ट 75I। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 15B। अब प्रोजेक्ट 15B को जानना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 15B क्या है? प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत हम स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स बनाना चाहते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले गाइडेड डिस्ट्रॉयर शिप्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B में हम क्या करना चाह रहे हैं? इसे भी कौन बनाएगा? MDL ही बनाएगा। इसके अंदर सबसे पहली शिप कौन सी थी? INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम वॉज द फर्स्ट शिप। फिर INS मुर्मुगाओ आई, है ना, INS मुर्मुगाओ आई। फिर INS इम्फाल आया। अब नेक्स्ट ये INS इम्फाल वॉज ए न्यूज़। और इसके बाद कौन आएगा? INS सूरत आएगा, ठीक है। INS सूरत आएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इसमें INS इम्फाल, INS सूरत, INS मुर्मुगाओ, ये सारे प्रोजेक्ट 15B से है, लेकिन INS कोची इज नॉट। एक हमारा प्रोजेक्ट 15A भी है, यू नो दैट ना। इसके अंतर्गत 3 शिप्स आप याद रखोगे। कोलकाता क्लास शिप्स बनाना चाहते हैं हम। INS कोलकाता आएगा, INS चेन्नई आएगा, INS चेन्नई, और तीसरा शिप INS कोची, ठीक है। तो ये सारे शिप्स के नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। INS इम्फाल अभी न्यूज़ में है क्योंकि वुमेन अकोमोडेशन अप्रूव करने वाला, बनाने वाला ये पहली वॉरशिप है। INS इम्फाल में वुमेन अकोमोडेशन भी इंटीग्रेट कर चुका है, मतलब नेवी इज फुल रेडी टू इंटीग्रेट वुमेन इन वॉरशिप्स, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर नॉट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। ये मुझे कार्टून बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल है। देखो आपको भी पसंद आता है या नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है? पाकिस्तान ने कौन सा लॉन्च नहीं किया है? तो देखो सारे ऑपरेशंस आपको दिखा देती हूँ। गुलमर्ग उन्होंने लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस के बाद ही, 1947-48 में ही, ताकि वो गुलमर्ग को बेसिकली, आपको पता है ना गुलमर्ग में हमारी वो ट्रेनिंग स्कूल भी थी, वो हथिया लें। जिब्राल्टार भी उन्हीं का मिशन रहा है। जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था ना 1965 वाला, तब इन्होंने ये लॉन्च किया था। बसंतर हमारा है, बसंतर हमारा है। बैटल ऑफ बसंतर आपने सुना होगा, है ना, बैटल ऑफ लोंगेवाला, यस। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ये भी इन्हीं का है, बालाकोट एयर स्ट्राइक का। ये हमसे बदला लेना चाह रहे थे तब का है। लेकिन सारे वॉर को, सारे ऑपरेशंस को अच्छे से देखो। सबसे पहले इंडो पाकिस्तान वॉर या फर्स्ट कश्मीर वॉर भी आप इसे कह सकते हो, जो 1947-48 में हुआ, विच लेड टू साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि लीगली जम्मू कश्मीर को, हम कश्मीर को बेसिकली हमारा पार्ट बनाता है, ठीक है। उसके बाद 1948 में ऑपरेशन पोलो होता है, क्योंकि हैदराबाद मान नहीं रहा था इंडिया में इंटीग्रेट होने के लिए, तो भाई हमारी आर्मी जाती है वहाँ पे, हैदराबाद को अपने अंदर मिलाकर आती है, ठीक है। 1961 में ऑपरेशन विजय होता है। अब कंफ्यूज मत होना इस विजय और इस विजय में, ये गोवा और बेसिकली पोर्टुगीज कॉलोनीज को रिलीज करना था इंडिया से। पोर्टुगीज कॉलोनी कहाँ थी? गोवा में, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, यहाँ से सारे पोर्टुगीज को खदेड़ भगाया है और इन सबको इंडिया के अंदर इंटीग्रेट किया है 1961 में। 1962 में चाइना के साथ एक वॉर होता है, जिसकी वजह से LAC का जन्म हो जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1965 में अगेन पाकिस्तान के साथ वॉर होती है, बहुत सारे बैटल लड़े जाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? ताशकेंत एग्रीमेंट।
ये पूछने में आ सकता है आपको, ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, जिसमें बांग्लादेश का जन्म होता है, इंडिया बांग्लादेश को लीगली रिकॉग्नाइज कर देता है, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार आता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या होता है, सिख मिलिटेंसी इन हरमंदिर साहिब को निकालने की कोशिश की जाती है ना, ठीक है। इसीलिए गोल्डन टेम्पल पे बहुत सारी शूटिंग एंड फाइटिंग हो जाती है। ओके, फिर आता है सेम ईयर में ऑपरेशन मेघदूत। ये सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत किया गया था। ऑपरेशन पवन इन 1987, दिस इज इंडिया श्रीलंका के बीच में, कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था ना, वो श्रीलंकन तमिल्स और हमारे तमिल्स के बीच में, तो यस। ऑपरेशन कैक्टस, दिस इज फॉर मालदीव्स में मिलिट्री कूप हो गया था, वहां के प्रेसिडेंट को घर पकड़ कर लिया गया था। हम मालदीव्स को बचाने गए थे, अभी ये लोग बड़े बादशाह बन रहे हैं, भाई हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। क्या ही कर लोगे भाई, हमने हेल्प करी है तुम्हारी, है ना, कोई बात नहीं। ये तो बस मिलिट्री ग्रुप की बात चल रही है। इसके अलावा भी हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की बात हो, है ना, हमेशा जो भी सुनामी आई है, अर्थक्वेक आया, हम ही गए हैं हमेशा बचाने के लिए। कोविड के टाइम पे मेडिसिन लेके या कोई भी चीज़ हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर मालदीव्स। अब पता नहीं क्या ही चर्बी चढ़ रही है इसको। चलो, 1999 में ऑपरेशन विजय आया, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसे ऑपरेशन बंदर भी बोला जाता है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने रहेंगे, ये आपको पूछने में आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडिविजुअल ऑनर्ड विद परमवीर चक्र? परमवीर चक्र कहाँ कब मिला था? ये फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर में ही मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। सारे गैलेंट्री मेडल्स को देख लो, वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट, उसके बाद महावीर चक्र आता है, उसके बाद वीर चक्र आता है, ठीक है। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज अशोक चक्र, सेकेंड इज कीर्ति चक्र और थर्ड हाईएस्ट इज शौर्य चक्र। देखो, अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया ना, तो इनके बारे में, मेडल के बारे में डिटेल में पूछने में आ सकता है। परमवीर चक्र में आपको वज्र का यहाँ पे वो देखने को मिल सकता है निशान, पर्पल कलर की रिबन होगी, रिबन का कलर याद रख लेना, ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन आता है। महावीर चक्र में आप ऑरेंज और वाइट कलर की रिबन देखोगे, वीर चक्र में आप ब्राउन और ऑरेंज कलर की देखोगे, अशोक चक्र में ग्रीन के बीच में आप ऑरेंज देखोगे, सिंगल स्ट्रिप, कीर्ति चक्र में 2 स्ट्रिप और शौर्य चक्र में। ये तो इजी है ना, तो ये भी इजी हो ही जाएंगे आई गेस, अब तो हो ही जाएंगे, है ना। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। थर्ड हाईएस्ट में 3 स्ट्रिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? चलो कमेंट करके बताओ, हु वाज द फर्स्ट वन टू रिसीव अशोक चक्र? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अशोक चक्र? चलो, which of the following is not a weapon system that India is exporting to Armenia? Yes, अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं। हम आकाश एयर डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं आर्मेनिया को, पिनाका भी करते हैं, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार करते हैं। ब्रह्मोस हम आर्मेनिया को नहीं करते, ब्रह्मोस हम किसे करते हैं? फिलीपींस को करते हैं, ठीक है, फिलीपींस को करते हैं। तो ब्रह्मोस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन? फर्स्ट वुमेन है गीतिका कौल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। Who has been appointed as first woman officer to command warship in Indian Navy? देखो, अब तक है ना कमांडिंग रोल में विमेन को नहीं लिया गया था नेवी में। प्रेरणा दियोस्थली, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा दियोस्थली पहली हैं जो INS त्रिंकट पे कमांडिंग ऑफिसर का रोल निभा रही हैं, प्रेरणा दियोस्थली। तो नेवी तो भाई बहुत ही प्रोग्रेसिव हो रहा है, देख लो आप, ठीक है। एक्सरसाइज मिलान की बात करते हैं, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ये, किसकी? इंडियन नेवी की, ठीक है। अभी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपको रिवाइज करा देती हूँ। टेबल टॉप एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, टेबल टॉप एक्सरसाइज विमेन ऑफिसर्स की एक्सरसाइज है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एशियान कंट्रीज के साथ रहेगी, ठीक है, एशियान कंट्रीज के साथ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने करंट अफेयर्स में भी कंडक्ट किया था, इसका आंसर बताओ। करंट अफेयर्स वाली वीडियो नहीं देखी है, देख लेना सारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 घंटे का कंपाइलेशन जो है, इसका आंसर बताओ। टेबल टॉप एक्सरसाइज विमेन ऑफिसर्स की एक्सरसाइज है, वहां पे भी बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से फोर्सेस की है?
चलो आगे बढ़ते हैं। विमेन हु मेड अस प्राउड इन 2023, इसको हम देखते हैं। इसके बाद स्टैटिक वाले भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट है तो अब इनका नाम स्टैटिक में आ चुका है तो इनको पढ़ना पड़ेगा। एयर मार्शल साधना नायर, ये पहली वुमेन है जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है आर्मी हॉस्पिटल की। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा दियस्थली, ये INS त्रिंकट की कमांडिंग ऑफिसर है, फर्स्ट वुमेन टू कमांड अ शिप। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, ये पहली वुमेन है जो कि एयरफोर्स में कम्बैट यूनिट को कमांड करेंगी। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ये पहली विमेन ऑफिसर हैं जिनको गैलेंट्री मेडल मिला है। कैप्टन शिवा चौहान पहली हैं जिनको सियाचिन पे डिप्लॉय किया गया है ना। सियाचिन वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। कैप्टन सूरभी झाकमोला, ये पहली विमेन ऑफिसर हैं जिनको फॉरेन असाइनमेंट पे भेजा गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी, इनको ADC टू गवर्नर ऑफ मिजोरम बनाया गया है, पहली विमेन ऑफिसर। कर्नल गीता राणा, ये पहली विमेन ऑफिसर हैं जिनको इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने के लिए भेजा गया है रिमोट लोकेशन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, ये पहली फाइटर पायलट हैं जो इंटरनेशनल वॉर गेम्स में वीर गार्जियन विद जापान हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली विमेन ऑफिसर हैं जिनको मिलिट्री फॉरेन मिलिट्री एक्सरसाइज में भेजा गया है। इनके अलावा जो विमेन इन यूनिफॉर्म फर्स्ट में रही हैं उनको देखो। पहली वुमेन एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें पुनीता अरोरा। पुनीता अरोरा को फिर नेवी में भी वाइस एडमिरल की पोस्ट दी गई है, ठीक है, ओके। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो हरिता कौल दियोल। फर्स्ट फाइटर पायलट की बात करें तो मोहना सिंह, 3 गर्ल्स को रिलीज किया था, पता है उनमें अवनी चतुर्वेदी भी थी, मोहना कांत भी थी और मोहना सिंह भी, भावना कांत भी थी और मोहना सिंह भी थी, है ना, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी 1992 से OTA में विमेन को अलाउ किया गया है, प्रिया जिंगान, ओके। फर्स्ट वुमेन जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला दिव्या अजित कुमार 2010 में। फर्स्ट वुमेन एडजुटेंट जिनको रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने को मिला तानिया शेरगिल, ठीक है। इन सब का नाम याद रखना। फर्स्ट इन वुमेन रिगार्डिंग यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, कौन कौन से कंट्रीज के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको ये करंट अफेयर्स में भी कवर कराए थे और उसमें मैंने आपको लोकेशंस बताए थे क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हम क्या डील कर रहे हैं, स्टैटिक के साथ, तो लोकेशंस नहीं देखेंगे, सिर्फ कंट्रीज इन्वॉल्व देखेंगे। डेजर्ट साइक्लोन इज विद UAE, यहाँ पे हाईलाइटर ऑन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। साइक्लोन इज विद इजिप्ट, डेजर्ट साइक्लोन इज विद UAE। विनबैक्स हमारा वियतनाम के साथ है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ है। सूर्य किरण नेपाल के साथ। वज्र प्रहार USA के साथ। बंगोसागर बांग्लादेश के साथ। संप्रीति एक्सरसाइज इज विद बांग्लादेश। EU इंडिया मैरिटाइम इज विद यूरोपियन यूनियन। हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ। शक्ति वाले सारे याद रखना, ठीक है। मित्र शक्ति हुआ है श्रीलंका के साथ, हरिमाऊ शक्ति हुआ है मलेशिया के साथ। सिम्बेक्स इज विद सिंगापुर। युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। पासेक्स एक्सरसाइज बेसिकली एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, सऊदी अरेबिया भी उसका पार्ट है, ओके। जायद तलवार की बात करें UAE, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार। मालाबार क्वाड की एक्सरसाइज है, इंडिया जापान US और ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। ऑस इंडेक्स इज विद ऑस्ट्रेलिया। कोप इंडिया इज विद USA। जिमेक्स इज विद जापान। साल्वेक्स इज विद USA। MPX इज विद फ्रांस। नोमैडिक एलिफेंट हमारा मंगोलिया के साथ है। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस इज विद सेशल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खान क्वेस्ट की बात करें तो 26 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक्वारिन हमारा मालदीव्स के साथ है, अब पता नहीं इसका क्या होगा, है ना। ट्राइलैटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप में हमारा फ्रांस और UAE के साथ हमने लव ट्रायंगल अलग बना रखा है। वरुणा इज विद फ्रांस,
ब्राइट स्टार में 34 कंट्रीज है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। कोंकण एक्सरसाइज पूछी जाती है बहुत बार, यूके के साथ है। ऑफ इंडेक्स इज विद अफ्रीकन नेशंस। सी ड्रैगन यूएसए के साथ है। खंजर किर्गिस्तान के साथ है। वीर गार्जन जिनमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी ने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज जापान के साथ। धर्मा गार्जन इज विद जापान। दसलिक इज विद उज्बेकिस्तान। तरकश इज विद यूएसए। ओरियन एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एक था मालदीव्स के साथ, अब इसका भी पता नहीं क्या होगा, है ना। ओके, समुद्र शक्ति इज विद इंडोनेशिया। कॉर्पेट एक्सरसाइज इज विद थाईलैंड। अल मोहेद अल हिंदी ये सऊदी अरेबिया के साथ है। स्लिनेक्स इज विद श्रीलंका। इनियोकोस इज विद ग्रीस। अजय वॉरियर विद यूके यूनाइटेड किंगडम। शिन्यू मैत्री इज विद जापान। फ्रिंजेक्स इज विद फ्रांस। ला पेरोज ये क्वाड की एक्सरसाइज है। अगेन फ्रांस, इंडिया, जापान, मतलब फ्रांस क्वाड कंट्रीज के साथ करता है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। बोल्ड कुरुक्षेत्र इज विद सिंगापुर एंड साइक्लोन 1 विद इजिप्ट, राइट। करंट अफेयर से रिगार्डिंग चीजें इस टेलीग्राम के ग्रुप में देखनी है। जीके से रिगार्डिंग चीजें इस वाले पर्टिकुलर कोर्स से आपको सारी की सारी जीके की बुकलेट्स डाउनलोड कर लेनी है। इट विल बी बेटर फॉर योर रिविजन एंड देन वी शुल कॉल इट अ डे देन, राइट। सो वी आर जस्ट स्टॉपिंग विद द कोट ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सोल्जर्स हार्ट when facing a danger must not waver। ये इक्वली एप्लीकेबल हमारी लाइफ पे भी होता है। His duty is his guiding star। मन जितना भी भटक रहा है भटकने दो, मत भटकने दो। हमारी जो ड्यूटी है, what is required, I always tell you, है ना, this is my quote, do what is required, do what is required, this is your guiding star, your duty is your guiding star। ठीक है, सो इस कोट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टॉप फॉर अ वाइल टू कमेंट टू कंप्लीट ऑल दी असाइनमेंट्स और मुझे भी इंस्ट्रक्ट करो कि हाउ कैन आई डू दी बेटर। थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी कर सकते हो। PDF यू विल फाइंड इन द टेलीग्राम सेक्शन। बाकी आपको नेक्स्ट कौन से वीडियो पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।